हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YMK एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, 2 दिन से हम 3rd यूनिट की वीडियो नहीं लेके आ रहे थे। फ्रेंड्स, आज हम फिर से 3rd यूनिट की वीडियो आपके समक्ष लेके आए हैं। फ्रेंड्स, अब जो है इस समय शाम के टाइम में पढ़ाई जाएगी 3rd यूनिट, और 1st यूनिट जो हमारे चैनल पर चल रही है वो दोपहर के समय में पढ़ाई जाती है। फ्रेंड्स, तो क्या है, देखिए कि फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करिए, वीडियो को भाई कर लीजिए लाइक, और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। और ये एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी हमारे साथ जुड़ के UGC नेट के लिए बेहतर तरीके से एकदम थ्योरी क्लियर तरीके से, कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो क्या है कि देखिए यूनिट 3 पढ़ेंगे हम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए, व्यक्तित्व के बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया था, उसकी डेफिनेशन और अर्थ चीज़ें पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए, ऐसी जगहों से प्रश्न बनते भी हैं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, एकदम सेलेक्टेड चीज़ें जो जानने के लायक हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, आपके लिए उतनी हमने सेलेक्ट की हैं। इतने में पूरी थ्योरी आप समझ जाएंगे सिगमंड फ्रायड की जो है। तो देखिए क्या है कि इसके प्रतिपादक हैं कौन? सिगमंड फ्रायड। फ्रेंड्स, सिगमंड फ्रायड जो हैं इसके प्रतिपादक हैं, और इन्होंने क्या कुछ अपने सिद्धांत में बताया। फ्रेंड्स, तो ये हम पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट। अब देखिए, तो कुछ पॉइंट हैं इनके बारे में, सिगमंड फ्रायड के बारे में, वो जल्दी से हम लेते हैं जान। देखिए क्या है कि व्यक्तित्व का अध्ययन करने का सबसे प्रथम सिद्धांत कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। एक लाइन में देखिए, 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं से जो लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं UGC नेट में, उन्हीं से आप मतलब समझ सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। हर चीज़ पे पढ़ते समय एकदम माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ना है आपको, तभी जो है चीज़ों को आप कवर कर पाएंगे। जैसे एक आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ में उसके बारे में जब और प्रश्न आपके मन में आते जाएं तो समझ लीजिए आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं। तो क्या है, देखिए व्यक्तित्व का अध्ययन करने का सबसे प्रथम सिद्धांत कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं अभी स्क्रीन पे आपने देख लिया, सिगमंड फ्रायड। तो देखिए, जिसका फिर से देखिए, सिगमंड फ्रायड, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया। किसका? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया गया, इधर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इधर दे दिए गए मनोवैज्ञानिकों के नाम। तो किसने किया? आपको मालूम है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है सिगमंड फ्रायड ने। तो कहीं पे भी सिगमंड फ्रायड होंगे मनोविश्लेषणात्मक के साथ, आप ऐसे मिलाएंगे, और 1-2 आपको और मालूम होंगे, मिला के तो क्वेश्चन का आंसर सही आप कर पाएंगे। उसके बाद में देखिए इनके बारे में, और देखिए और क्या किया। देखिए, अपने इस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया कि मानव मस्तिष्क की तुलना जल में डूबी हुई बर्फ़ की चट्टान से की है। मानव मस्तिष्क की तुलना, देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में क्या है कि पूरा इन्होंने मानव मन का ही अध्ययन किया है। इसके नाम से ही स्पष्ट है क्या? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मतलब मन का विश्लेषण करना। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है। तो क्या किया, इस सिद्धांत में उन्होंने मानव मन का विश्लेषण किया, किस प्रकार से मनुष्य का मस्तिष्क जो है कार्य करता है। और देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि क्या अपने इस सिद्धांत में क्या किया इन्होंने? मानव मस्तिष्क की तुलना किससे की? जल में डूबी हुई बर्फ़ की चट्टान से की है। तो जल में डूबी हुई बर्फ़ की चट्टान से मानव मस्तिष्क की तुलना किस मनोवैज्ञानिक ने की? तो किसने की? सिगमंड फ्रायड ने। ये यहाँ से आप याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, जिसका अधिकांश भाग जल में डूबा है तथा मानव प्रकृति की निराशावादी तथा निश्चयवादी छवि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये है जो तुलना इन्होंने मानव मस्तिष्क की जल में डूबी हुई बर्फ़ के समान की, उसमें ये बात बताई है। उसके बाद देखिए क्या है कि आरंभिक बाल्यावस्था के मानसिक संघर्षों को महत्वपूर्ण समझा गया है। इस सिद्धांत में फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना को कितने 3 स्तरों में विभाजित किया है। तो ये है कुछ चीज़ें इसके बारे में। देखिए, एक चीज़ जो है
हाँ, तो ये इसके बारे में फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वो 3 स्तर जो है जानने से पहले कुछ और चीज़ें इनके बारे में जो रह गई हैं वो भी हम जान लेते हैं। इस सिद्धांत की क्या कुछ खास बातें हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में। देखिए क्या है कि ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय की स्थापना की, जो कि अभी इतनी देर में आप 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। क्या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्रायड। तो यही है। देखिए ये क्या थे? एक मनोचिकित्सक थे। देखिए इन्होंने मानव मन का विश्लेषण किया, इसका मतलब ये मनोचिकित्सक ही होंगे, तभी इन्होंने मानव मस्तिष्क का विश्लेषण कर पाया फ्रेंड्स। मानव मन का विश्लेषण किया। देखिए फिर से वही बात रिपीट हो रही है जो हम खुद से बता रहे हैं। देखिए फिर क्या है कि बालक को जो कुछ बनना होता है, इन्होंने कहा कि प्रारंभ के 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। इन्होंने चेतन, देखिए अब वो 3 स्तर कौन से? इन्होंने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन का विश्लेषण किया। इन 3 जो स्तर बताए हैं कौन कौन से? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये 3 स्तर इन्होंने मानव मस्तिष्क के बताए अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। जब इन्होंने मानव मन का विश्लेषण किया तो इन्होंने पाया कि क्या मानव मस्तिष्क के कितने स्तर होते हैं? 3। कौन कौन से? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। उसके बाद देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में क्या है? ये कैसा सिद्धांत है? व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत है, पर्सनालिटी संबंधी सिद्धांत है इनका। उसके बाद देखिए और कुछ क्या बताया इनके सिद्धांत में, क्या क्या देखिए। अब जो हमने अभी 3 जो स्तर इन्होंने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में बताए हैं वो कौन क्या है और किस स्तर के अंतर्गत क्या चीज़ आती है। तो देखिए क्या है? पहला चेतन मन, अभी भी जो आपने पढ़ा है। तो देखिए ये चेतन मन क्या होता है फ्रेंड्स? इसका तात्पर्य मन के ऐसे भाग से होता है जिसमें वह सभी अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएँ होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से होता है फ्रेंड्स। तो क्या है चेतन मन? आप समझ भी गए होंगे, लेकिन हम फिर से अपनी भाषा में बता दें। क्या होता है कि इन्होंने चेतन मन के अंदर क्या बताया कि जो वर्तमान समय में हम जो चीज़ें तुरंत जैसे ही हमने उनके बारे में सोचा तुरंत हमने याद कर लिया, ऐसी चीज़ें क्या हमारे चेतन मन में रहती हैं। ठीक है, तो चेतन मन के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया? मन का जो है ऐसा भाग होता है जिसमें वो सभी अनुभूतियाँ जो हम चाहें, जो संवेदनाएं हम चाहें वो तुरंत हम याद कर सकते हैं। जैसे ही हमने उस चीज़ को याद किया वैसे ही वो हमारे मन में आ जाएगी फ्रेंड्स। तो ये है चेतन मन। उसके बाद में फिर देखिए सेकंड अर्धचेतन मन इन्होंने बताया है। अर्धचेतन मन में क्या होता है? अर्धचेतन मन में देखिए जल्दी से क्या होता है? इससे तात्पर्य वैसे मानसिक स्तर से होता है जो वास्तव में न तो पूर्णतः चेतन होता है और ना ही पूर्णतः अचेतन, ऐसा मन। इसमें देखिए कैसी वैसी इच्छाएं, विचार, भाव आदि होते हैं जो हमारे वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होते हैं, परंतु प्रयास करने पर वो हमारे चेतन मन में आ जाते हैं। तो ये है फ्रेंड्स क्या कि अर्धचेतन मन, मतलब वो हमें याद तो नहीं होता लेकिन हम जब ध्यान करते हैं, थोड़ा गहराई से उसके बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ें हमको याद आ जाती हैं। जैसे कोई पुस्तक है, मान लीजिए आपने कहीं किसी जगह पे रख दी तो वो अब आपको याद नहीं आ रही कहाँ पे है, तो थोड़ी देर अगर ध्यान करके आप सोचेंगे तो वो क्या होगी? आपके मन में याद करने पर याद आ जाएगी। तो ये होता है अर्धचेतन मन। जो चीज़ें मतलब क्या करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो हमको याद आ जाती है, लेकिन चेतन मन में क्या था? जैसे ही उसके बारे में सोचा वो चीज़, वो बात तुरंत हमारे मन में आ जाने, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में वो चेतन। और अर्धचेतन जो थोड़ा बहुत जो हम ध्यान करेंगे, मतलब वैसे तो वो अचेतन में, ये क्या दोनों के बीच का है? ना चेतन है ना ही अचेतन है। क्या है? ये अर्धचेतन है। जब उसके चीज़ के बारे में हम याद करेंगे या उस बात के बारे में याद करेंगे या किसी घटना कुछ भी मान लीजिए A to Z, उसके बारे में जब सोचेंगे, याद करेंगे थोड़ी देर तो वो हमको याद आ जाएगी। ये हो गया अर्धचेतन। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि लास्ट अचेतन मन। अचेतन मन में क्या होता है? देखिए कि अचेतन मन कुछ अनुभव इस प्रकार के होते हैं जो ना तो हमारी चेतना में होते हैं और ना ही, ये अर्थ नहीं फ्रेंड, यहाँ पे धा है अर्ध, ना ही अर्ध चेतन में होते हैं। ऐसे अनुभव अचेतन में होते हैं फ्रेंड्स। स्वरूप, इनका स्वरूप कैसा होता? अचेतन में रहने वाले विचार एवं इच्छाओं का स्वरूप
लाइट चली गई। कैसा होता है स्वरूप? कामुक और असामाजिक, अनैतिक तथा घृणित होता है। तो अचेतन मन में देखिए वही चीज़ें जाती हैं ज़्यादातर जिनको हम भूलना चाहते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या हैं कि हमारे मतलब जीवन के लिए वो आवश्यक नहीं है, उनसे हमको कुछ हानि ही होगी। तो ऐसी चीज़ों को क्या होता है कि जिनको भूलना ही हमारे लिए बेहतर है, लाभदायक है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जैसे कुछ असामाजिक चीज़ें या अनैतिक और घृणित, नफ़रत करने वाली चीज़ें, घटनाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं, लेकिन उनको भूलना ही हमारे लिए क्या होता है कि लाभदायक होता है। तो ऐसी चीज़ें जो अचेतन मन में कि वो हमको याद करने पर भी ना आए, लंबे समय तक रहने और उसको चीज़ को याद ना करने पर, कोई घटना रिपीट ना होने पर भी क्या होता है वो अचेतन मन में चीज़ें चली जाती हैं बहुत लंबे समय के बाद। तो ये चीज़ें जो हमको कभी याद करने पर भी याद ना आए, बिल्कुल भी हम भूल जाएँ, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं अचेतन मन में। तो ये है सिगमंड फ्रायड ने जो मानव मन का विश्लेषण किया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन का फ्रेंड्स, वो है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। देखिए इसी मानव मन के सिद्धांत में, विश्लेषणात्मक सिद्धांत में, व्यवहारिक सिद्धांत, ये सिगमंड फ्रायड का ही है। तो कुछ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये कल के वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम इसके बारे में आज ही आपको बता दें कि व्यवहारिक सिद्धांत जो है ये भी सिगमंड फ्रायड का है। इन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत क्या बताया, तीन चीज़ें बताएं। क्या मतलब, इन्होंने बताया कि क्या क्या होता है मानव मस्तिष्क में। देखिए इस मतलब जो व्यवहार, मनुष्य का जो व्यवहार होता है, इन्होंने जो व्यवहारिक सिद्धांत दिया, इसमें बताया उनका मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार से काम करता है, तीन चीज़ों पर। क्या देखिए, प्रथम है इड, इसको हिंदी में कहते हैं इदम, ई है यहाँ पे फ्रेंड्स, इदम। और दूसरा क्या है, सेकंड है ईगो, इसको कहते हैं हिंदी में अहम। तीसरा क्या है, सुपर ईगो, मतलब इसको कहते हैं परा अहम। तो इसमें देखिए होता क्या है, इड, ये क्या ऐसा क्या होता है कि ये मानव के इस पक्ष में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, पाशविक मतलब अनैतिक भावनाओं का संग्रह रहता है इसमें। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के पास ये भी कोई व्यक्ति है, ये भी कोई व्यक्ति है, यहाँ पे एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये है मोहन, ठीक है, मोहन यम, ये है सोहन, और ये है मोहन, सोहन, ये है राम, ठीक है फ्रेंड्स, ये है राम। तो क्या हुआ, इनके पास भी क्या है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, कल थ्योरी इसकी डिटेल में लिखेंगे। क्या है, इनके पास मान लीजिए है चार कोई फल, इनके पास चार कोई फल हैं, फ्रूट हैं फ्रेंड्स, इनके पास, मोहन के पास। उसके बाद में ये सोहन, इनके पास भी हैं चार, और इनके पास भी हैं चार। तो क्या होता है कि इसमें इदम में क्या होता है, अनैतिक कार्य मनुष्य करता है। इनके पास मान लीजिए क्या है कि दो ही हैं फ्रेंड्स, दो ही हैं, इनके पास दो ही हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये जो है इनको ज़रूरत है चार फल खाने की, तब जो है इनकी इच्छा संतुष्ट होगी। तो ये क्या करेंगे, किसी और से, मोहन क्या करेंगे, किसी और से जो है छीन के ले आएंगे, कहीं से अनैतिक कार्य करके ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से ले आएंगे, लेकिन इनको खाएंगे चार ही, ये खाएंगे चार ही। तो ये है इदम, मतलब ये कल थ्योरी में डिटेल में बताएंगे, तब तक समझने के लिए फ्रेंड्स। तो क्या है, इनके पास दो हैं, लेकिन ये चार ही खाएंगे, ये चाहे वो अनैतिक कार्य करके या किसी भी प्रकार से वो ले आएँ। ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में ईगो क्या होता है, वैसे तो लोग कहते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में, गाँव देहात में, कि उसको बहुत ईगो है, लेकिन ईगो क्या होता है, ये सबसे अच्छा होता है। इसमें क्या, मानव के इस पक्ष में व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, अच्छा होता है, मतलब असामाजिक कार्य नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति मतलब संतुष्ट रहता है, इच्छाओं को कैसे और कितना संतुष्ट होना चाहिए, ये इसके द्वारा ही क्या होता है, निर्धारित होता है। किसके अंतर्गत, ईगो। तो ये क्या करते हैं भाई, सोहन, इनके पास अगर चार फ्रूट हैं तो ना ही ये किसी को भाई देते हैं और ना ही किसी से लेते हैं, ये अपना चारों क्या करते हैं, खा लेते हैं। इनको चार से ही अपने संतुष्टि मिल जाती है। इनको मतलब घमंड होता है कि हमारे पास जो जितना है उतना ही है, संतुष्ट रहते हैं उसी चीज़ से। तो ये हो गया। तो क्या हो गया, इसमें अनैतिक कार्य करते हैं ईड में,
और ईगो में, अहम में क्या करते हैं, इसमें सामान्य, इनको घमंड होता, प्राउड होता अपने आप पर, जितना जो कुछ है उसी से संतुष्ट रहते हैं, इतना में ये खा लेंगे। लेकिन सुपर ईगो क्या होता है, परा अहम। ये देखिए राम, ये क्या करते हैं, इनके पास अगर 4 फ्रूट्स हैं तो इनको अगर कोई और इनसे मतलब ले रहा है, किसी को आवश्यकता है, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आ गया तो ये क्या करेंगे, इन 4 में से 2 किसी और को दे देंगे और अपना काम 2 से ही चला लेंगे फ्रेंड्स। ये क्या करेंगे कि अपना काम 2 से ही चला लेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये कैसे लोग होते हैं कि अत्यधिक मतलब इनका आदर्श और नैतिक स्वरूप होता है। ये बहुत ही मतलब इनका आदर्श गुण इनके अंतर्गत होते हैं। तो ये मतलब दूसरों की भलाई अधिक चाहते हैं। क्या करते हैं, इनका सबका ध्यान रखते हुए सामाजिक मान्यताओं के आधार पर ये जो है व्यक्तित्व के इसी पक्ष द्वारा निर्णय किया जाता है। ऐसा ही होना चाहिए। कैसा, सुपर ईगो मतलब पराअहम। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, क्या सिगमंड फ्रायड का जो व्यवहारिक सिद्धांत है, इसमें भी उन्होंने मानव का व्यवहार का अध्ययन किया, किस प्रकार का व्यवहार किस कंडीशन में व्यक्ति करता है। तो आई होप आपने ये हमारी अपनी लैंग्वेज में आपने अच्छे से व्यवहारिक सिद्धांत समझ लिया होगा। क्या ये एकदम और अहम और परा अहम मतलब इड, ईगो और सुपर ईगो फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होप इससे अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट और थ्योरी में तो कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स। अगर समझ में आया हो भाई तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और अपने स्टडी ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों तक, जो भी एजुकेशन पढ़ने वाले छात्र हैं उन तक फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, जो भी हमसे एजुकेशन सब्जेक्ट के छात्र जुड़ रहे हैं उनसे हमारी विनती है कि वो एजुकेशन सब्जेक्ट के छात्रों तक हमारी इन वीडियोज़ को पहुँचाने की, शेयर करने की कृपा करें फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।